बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में जो बातें हम डिस्कस करेंगे वो पूरे चैप्टर 6 में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया कि दो स्ट्रेट लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। वो दो स्ट्रेट लाइंस आपस में पैरेलल भी हो सकती हैं, कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं और इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट भी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, अगर सर्कल की इक्वेशन बनाई जाए तो वो भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। सर्कल में एक होता है पॉइंट सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 होता है, उसकी इक्वेशन भी सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। अगर हम पैराबोला की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए इक्वेशन बनाएं तो वो भी सेकंड डिग्री इक्वेशन बनती है। इलिप्स की इक्वेशन भी सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। हाइपरबोला की इक्वेशन भी सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। अब सवाल यह है कि अगर हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर क्या छुपा हुआ है। स्टूडेंट्स, यही हमारा टॉपिक है, जजमेंट ऑफ कॉनिक बाय अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। स्टूडेंट्स, सवाल यह है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन होती क्या है। यह बात हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? शाबाश जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज बेसिकली द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए सेकंड डिग्री इक्वेशन की तो इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये है मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, जरा यहां पर देखें कि सेकंड डिग्री टर्म्स कौन सी हैं। शाबाश, इस टर्म की डिग्री क्या है? द आंसर इज, इस टर्म की डिग्री है 0। इस टर्म की डिग्री क्या है? शाबाश, ये फर्स्ट डिग्री टर्म है, ये भी फर्स्ट डिग्री टर्म है, ये है सेकंड डिग्री टर्म, ये है सेकंड डिग्री टर्म। इस टर्म की डिग्री क्या है? शाबाश, यहां पर x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, इस टर्म की डिग्री 2 है। चूंकि टर्म की डिग्री बनाने के लिए हम दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे और आपके पास टर्म की डिग्री बन जाएगी 2। सो 1, 2 और 3 ये हमारे पास है सेकंड डिग्री टर्म्स। इस इक्वेशन के सेकंड डिग्री रहने के लिए इन तीनों में से किसी एक टर्म का मौजूद होना जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि a, h और b ये तीनों नंबर्स साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। हम यहां लिखेंगे वेयर a, h and b are not simultaneously 0 and all the coefficients are रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, किसी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं जजमेंट की जानिब। स्टूडेंट्स, जजमेंट करने के दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट।
अब ये डिटर्मिनेंट क्या है स्टूडेंट्स? इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट रो में आप एक्स वाली टर्म्स के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। एक्स वाली टर्म्स के कोएफिशिएंट ए, एच और जी। और स्टूडेंट्स यही आपका फर्स्ट कॉलम बनता है। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड रो में आप y वाली टर्म्स के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। अब ये आपके पास y वाली टर्म है h, ये h आ चुका, उसके बाद b और उसके बाद f, b f। अब स्टूडेंट्स उसके बाद आप फर्स्ट डिग्री टर्म्स और कांस्टेंट को शामिल करते हैं, g, f और c। g आ चुका, f और c। स्टूडेंट्स लास्ट में आप ये चेक कर लें कि ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था जी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले तो वही वापस आ जाए। आप अगर यहां पर इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेंगे तो यही डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ट्रांसपोज लेने से क्या होता है? रोज कॉलम्स बन जाती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वही है, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अब स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू है ये आपको बताती है कि इस सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर एक कॉनिक छुपा हुआ है या एक डीजेनरेट कॉनिक छुपा हुआ है। स्टेप नंबर 2, अभी मैं कंक्लूजन्स की तरफ नहीं आ रहा हूं, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। स्टेप नंबर 2, evaluate the discriminant अब डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं और ये है h स्क्वायर माइनस ए बी। स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप ये डिसाइड करता है, ये आपको बताता है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर कॉनिक है या डीजेनरेट कॉनिक है, और सेकंड स्टेप से हमें ये पता चलता है कि कॉनिक कौन सा है या डीजेनरेट कॉनिक कौन सा है। आइए स्टूडेंट्स अब आपको कंक्लूजन्स बताता हूं। कंक्लूजन्स, केस 1, if determinant is not equal to 0, then it will be a conic. That is to say, a circle, ellipse, parabola और हाइपरबोला, यानी इन चारों में से कोई एक होगा अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो हुआ। अब इन चारों में से क्या होगा यह अब आपको बताता हूं। नंबर 1, इफ। अब स्टूडेंट्स ये जो आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की है, डिस्क्रिमिनेंट जो आपने कैलकुलेट किया, ये अब आपके काम आएगा। इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी यानी जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है ये अगर लेस देन 0 हुआ, देन इट विल बी अ सर्कल और एलिप्स। अब आप सोचेंगे कि सर फैसला तो नहीं हुआ, सर्कल या एलिप्स अभी भी मशकूक है। तो स्टूडेंट्स इसका भी आपको हल बताता हूं, बहुत ही आसान। इफ
h विल बी जीरो। h जीरो होने का मतलब यह है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद ना हो। अगर h जीरो हो एंड इसके साथ दूसरी चीज कंबिनेशन में, अगर h जीरो हो और उसके साथ a बराबर हो b के, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर हो, then it will be a circle. Then it will be a circle. Otherwise it will be an ellipse. Otherwise it will be an ellipse. ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहली जजमेंट आ गई। नंबर 2, if h square minus ab, h square minus ab equal to 0, then अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ, then it will be a parabola. Number 3, if h square minus ab is positive, अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हुई, then it will be a hyperbola. अब स्टूडेंट्स एक और आपको बात बताता हूं कि सर्कल की इक्वेशन में प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म हो नहीं सकती। अगर एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला की इक्वेशन में प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद हो तो ये समझ जाएं कि वो एक रोटेटेड पैराबोला या रोटेटेड एलिप्स या रोटेटेड हाइपरबोला होगा। आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं केस 2 की जानिब, यानी जब हमारा जो डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट है ये जीरो हो। जब ये जीरो होगा तो हमारे सामने आएगा डीजेनरेट कॉनिक, और डीजेनरेट कॉनिक कौन सा होगा ये फैसला करेगा अगेन हमारा डिस्क्रिमिनेंट। केस 2, if determinant will be 0, then it will be a degenerate conic. अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इसका मतलब है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर एक डीजेनरेट कॉनिक छुपा होगा। अब कौन सा डीजेनरेट कॉनिक होगा यह फैसला करेगा अगेन डिस्क्रिमिनेंट। नंबर 1, if h square minus ab will be negative, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, then it will be a point or two imaginary lines। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब यह है कि जो डीजेनरेट कॉनिक है वो या तो पॉइंट होगा या हम उस पॉइंट को टू इमेजिनरी लाइंस भी कह सकते हैं। वो दोनों इमेजिनरी लाइंस एक रियल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। नंबर 2, if
एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया देन it will be two parallel lines or two coincident lines. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब यह है कि डीजेनरेट कॉनिक या तो दो पैरेलल लाइंस होंगी या दो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अब कोइंसिडेंट लाइंस को हम एक लाइन भी कह सकते हैं, एक लाइन जो कि रिपीटेड हो। नंबर 3, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई देन it will be two lines intersecting at a point. स्टूडेंट्स, इन दोनों केसेस के अंदर जो लाइंस होंगी वो रियल होंगी, इमेजिनरी लाइंस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस में होंगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे जजमेंट के पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स, एक बात यहां पर मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूं जो कि यहां पर मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं आपको फर्दर क्लियर कर दूं कि स्टूडेंट्स, सर्कल होने के लिए ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। एच की वैल्यू 0 होनी चाहिए और ए और बी को आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हुई तो फिर एलिप्स होगा, सर्कल नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब कुछ सेकंड डिग्री इक्वेशंस हम कंसीडर करते हैं एग्जांपल्स के तौर पर और उन पर ये जजमेंट परफॉर्म करके प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल 1, हमें गिवन है एक सेकंड डिग्री इक्वेशन, हमें जजमेंट करनी है कि इस सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर क्या छुपा हुआ है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन को कंपेयर करेंगे मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ। इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में होना चाहिए, यानी तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब होना चाहिए और जो तरतीब है वो इस तरह से हो कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाई वाली टर्म, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म, देन एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म और फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये होना चाहिए हमारे पास पैटर्न इक्वेशन का। उसके बाद आप करेंगे कंपैरिजन। कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इसके साथ हम करेंगे इसे कंपेयर। यहां से हमें a की वैल्यू मिल रही है 4, 2h की वैल्यू, स्टूडेंट्स एक्स वाई का कोएफिशिएंट होता है 2h, यहां पर है -4, 2h की वैल्यू -4, इसका मतलब है h की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। उसके बाद y स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है b की वैल्यू आ गई 7। उसके बाद x का कोएफिशिएंट होता है +2g, x की वैल्यू आ गई 2g की वैल्यू आ गई 12 और g की वैल्यू यहां से आ गई 6। y का कोएफिशिएंट होता है 2f, y का कोएफिशिएंट यहां पर है 6, 2f की वैल्यू आ गई 6, f की वैल्यू यहां से बन गई 3 और कांस्टेंट -9। स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को बेस बनाकर हम डिटर्मिनेंट इवेलुएट करते हैं। स्टेप 1 में आप जानते हैं कि हम इवेलुएट करते हैं डिटर्मिनेंट।
डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारा होता है ए एच जी। ए एच और जी, 4 - 2 6, 4 - 2 6, फर्स्ट कॉलम भी यही। अब ए एच जी, यहां से जी एफ सी, एफ 3 और सी है -9, 3 - 9। थर्ड रो अगर ये है तो थर्ड कॉलम भी यही होगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वही वापस आ जाता है। ये हमारे पास थर्ड रो है, थर्ड कॉलम भी यही होगा। यहां पर आ गया 3, 6 3 - 9, 6 3 - 9। अब यहां पर आपके पास आएगा बी, दैट इज 7। इस डिटर्मिनेंट को स्टूडेंट्स हमें इवेल्युएट करना है। डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना आपने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में सीखा है। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं इसे फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूं। 4, रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, -63 -9। उसके बाद माइनस नेक्स्ट आना है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉलम और रो को छोड़ा तो 18 -18 +6, कॉलम और रो को छोड़ा तो -6 -42। अब स्टूडेंट्स इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 18 - 18 ये तो हो गया 0, ये तो टर्म फारिग। अब यहां पर -63 -9, इट विल बी -72। -72 इंटू 4 हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। 72 मल्टीप्लाइड विथ 4, यह आ गया -288। उसके बाद स्टूडेंट्स -6 -42 इज -48। -48 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, यह आ गया हमारे पास -288। क्या स्टूडेंट्स ये 0 है? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। हमें सिर्फ यही जज करना था, हमें देखना था कि डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं। अब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि इस सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर एक प्रॉपर कॉनिक छुपा हुआ है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? इस इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद है, इसका मतलब है कि सर्कल तो नहीं हो सकता। सेकंड डिग्री इक्वेशन में अगर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद हो तो याद रखें कि सर्कल कभी नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शंस रह गए, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। स्टूडेंट्स इनकी जजमेंट हमारी होगी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। अब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 2, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा h² - ab। h², h की वैल्यू है -2 का स्क्वायर -ab, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू है स्टूडेंट 7। -2 का स्क्वायर 4 -7 4s are 28। 4 - 28 is -24, it is less than 0। स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारा नेगेटिव। अब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो या तो सर्कल होगा या इलिप्स। हमने यहां पर बात कर ली कि हमारे पास प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद है, यानी एच की वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि सर्कल नहीं हो सकता। तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारा है इलिप्स। सो इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन के अंदर इलिप्स छुपा हुआ है और वो एक रोटेटेड इलिप्स है, चूंकि प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद है, हेंस इट इज एन इलिप्स। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल की जानिब। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन एक सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन, बिल्कुल उसी तरह से अगेन हम इसे कंपेयर करेंगे अपनी मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ। कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन। ax²
प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6। इसका मतलब है कि a की वैल्यू आ गई 6। एक्स वाई का कोएफिशिएंट है 2h, यहां पर एक्स वाई का कोएफिशिएंट है 20, तो 2h की वैल्यू आ गई 20, यहां से h की वैल्यू आ गई 10। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16, b की वैल्यू 16। x का कोएफिशिएंट 2g, यहां पर x का कोएफिशिएंट है 7, 2g की वैल्यू 7, g की वैल्यू आ गई 7/2। y का कोएफिशिएंट 2f, y का कोएफिशिएंट 12, 2f की वैल्यू आ गई 12, यानी f की वैल्यू आ गई 6 और c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 2। अब अगेन पहला काम हम करेंगे डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने का और देन डिस्क्रिमिनेंट इवैल्यूएट करने का। स्टेप 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है हमारा AHG 6, 10 और 7/2, 6, 10, 7/2। इसके बाद स्टूडेंट्स GFC 6, 2, GFC यहां पर आ गया हमारे पास 6 और यहां पर दरमियान में आ जाता है B, दैट इज 16। अगेन इसे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से या किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप एक्सपैंड करके इवैल्यूएट कर लें। मैं इसे फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूं। 16 2s are 32 minus 6 6 are 36 minus 10। रो और कॉलम को छोड़ा 10 2s are 20, 10 2s are 20। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 2 3s are 6, 3 7s are 21 बन जाएगा प्लस 7/2। कॉलम और रो को छोड़ा 10 6 are 60 माइनस 7/2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8s are 16, 8 7s are 56। 32 माइनस 36 इज -4, -4 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -24। अब यहां पर 20 माइनस 21 इज -1, -1 -10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +10। यहां पर 60 माइनस 56 इज 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7s are 14। अब 14 प्लस 10 इज 24, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमारे डिटर्मिनेंट के 0 आने का मतलब यह है कि इस सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर एक डीजेनरेट कॉनिक छुपा हुआ है। हम यहां लिखेंगे इट इज अ डीजेनरेट कॉनिक। स्टेप नंबर 2, अब हम डिस्क्रिमिनेंट इवैल्यूएट करेंगे, दैट इज h² माइनस AB। h² 10² माइनस AB, A की वैल्यू 6 और B की वैल्यू स्टूडेंट 16। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 16 6 are 96। 100 minus 96 is 4, that is पॉजिटिव। स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास पॉजिटिव। ये बात हमने पहले देख ली कि ये एक डीजेनरेट कॉनिक है। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ गया तो कौन सा डीजेनरेट कॉनिक है? द आंसर इज 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस रियल होंगी और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। सो this equation is representing two real lines intersecting at a point.
स्टूडेंट्स, मैंने दो एग्जांपल्स के जरिए आपको जजमेंट करने का तरीकेकार एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट्स, पूरे चैप्टर नंबर 6 में जहां जहां आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन नजर आए, आप ये जजमेंट परफॉर्म करके बआसानी जजमेंट कर सकते हैं। ये जो पैटर्न है जजमेंट करने का, ये आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करने में भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। स्टूडेंट्स, एक और तरीकेकार भी है जजमेंट करने का। स्टूडेंट्स, उस तरीकेकार के अंदर हमें एक जनरल फॉर्म सेकंड डिग्री इक्वेशन की दी जाती है कि जिसके अंदर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं होती, और हमें यह भी बता दिया जाता है कि इस सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर एक कॉनिक ही छुपा है, यानी सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, इन चारों में से हमें जजमेंट करनी होती है। स्टूडेंट्स, ये जजमेंट हम कैसे परफॉर्म करते हैं, आइए आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन हो और उसके अंदर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद ना हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये सेकंड डिग्री इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑप्शंस के अंदर कोई डीजनरेट कॉनिक मौजूद ना हो, यानी ऑप्शंस के अंदर सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, ये चार ऑप्शंस हों, तो इस सूरत में जजमेंट करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। याद रखें, आपकी पहली जजमेंट अभी भी वैलिड है। आप मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री फॉर्म के साथ उसे कंपेयर करें, एच की वैल्यू डेफिनेटली यहां पर 0 होगी। कंपेयर करने के बाद आप डिटर्मिनेंट मालूम करें, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें, आपकी जजमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं है और ऑप्शंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉनिक्स शामिल हैं, यानी सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, देन आप बआसानी एक शॉर्टकट ट्रिक की मदद से जजमेंट कर सकते हैं। वो कैसे आप करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूं कि सेकंड डिग्री जो फॉर्म होगी उस इक्वेशन की, वो किस तरह की होगी। इक्वेशन की शक्ल इस तरह की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इसके अंदर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म गायब हो गई। अब स्टूडेंट्स, यहां पर जजमेंट सिर्फ और सिर्फ ए और बी की बुनियाद पर हो जाती है। अब जजमेंट का तरीकेकार क्या है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नंबर 1, इफ a इज इक्वल टू b, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स बराबर हुए तो इस सूरत में सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। देन इट विल बी अ सर्कल। आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टर्म्स आप लिखें ना लिखें, जो मर्जी लिखें, ये सर्कल ही बनेगा। प्लस 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स बराबर हैं तो ये सर्कल है। नंबर 2, इफ a is not equal to b and have same signs, अगर a और b यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स बराबर ना हो लेकिन इनके साइंस सेम हो, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो इस सूरत में जो कॉनिक होगा वो एलिप्स होगा। then it will be an ellipse। इसकी भी एग्जांपल आपको देता हूं। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब इसके बाद आप फर्स्ट डिग्री टर्म्स लिखें ना लिखें, कांस्टेंट लिखें ना लिखें, कोई मसला नहीं। प्लस 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक होगा एलिप्स। चूंकि यहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स बराबर नहीं हैं लेकिन इनके साइन सेम हैं, अगर ये दोनों नेगेटिव भी होते तब भी ये एलिप्स ही होता। नंबर 3, if
A is not equal to B and have opposite signs, then it will be a hyperbola. Example. स्टूडेंट्स, यही एग्जाम्पल मैं दोबारा लिख रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ साइंस को अपोजिट कर रहा हूं. आप किसी एक साइन को चेंज कर दें. मैं कर रहा हूं -4x² प्लस 3y². ए की वैल्यू और बी की वैल्यू न्यूमेरिकली डिफरेंट हैं और इसके अलावा इनके साइंस भी अपोजिट हैं. +4x -3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक हाइपरबोला होगा. नंबर 4. If A is equal to 0 और B is equal to 0, अगर A 0 हो या B 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 हो, तो इस सूरत में पैराबोला होगा. Then it will be a parabola. एग्जाम्पल. यानी कॉनिक की इक्वेशन में या तो x² टर्म मौजूद हो या y² टर्म मौजूद हो, दोनों में से कोई एक टर्म मौजूद हो, तो इस सूरत में कॉनिक पैराबोला होगा. कीप इन माइंड, ये जहन में रहे कि प्रोडक्ट xy टर्म एब्सेंट होनी चाहिए, तब ये जजमेंट आप अप्लाई करेंगे. एग्जाम्पल. 4x² प्लस 7x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म की एब्सेंस बुनियादी तौर पर यह शो करती है कि हमारा जो कॉनिक है वो रोटेटेड नहीं है. याद रखें कि सर्कल की इक्वेशन में कभी भी प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं होती. प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला की इक्वेशन में मौजूद हो सकती है. एक और बात दोबारा मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पहले वाली जजमेंट है वो ज्यादा कंप्रीहेंसिव है. उसकी मदद से आप ये भी जज कर सकते हैं कि कहां पर डीजनरेट कॉनिक बन रहा है और कौन सा डीजनरेट कॉनिक बन रहा है. ये जो मैंने जजमेंट आपको बताई ये सिर्फ और सिर्फ कॉनिक्स के लिए वैलिड है, यानी सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के लिए उस वक्त वैलिड है जब सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद ना हो, जबकि पहले वाली जो जजमेंट है वो किसी भी सूरत में वैलिड है. स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं. आप अपनी प्रैक्टिस के लिए चैप्टर नंबर 6 के अंदर जितनी सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं उनको यूज कीजिएगा और अपने स्किल को बढ़ाइएगा. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.